हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और आज 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें पूरे कवर पता चल चुके हैं, पूरे क्वेश्चंस यहां पर हम कवर करेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। क्लियर है? सो इस वीडियो को पूरा देखें। गाइस अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं और ये स्टेप फॉलो करेंगे आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। क्लियर है? हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। 99 में ऑलरेडी ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है जो कि 299 की है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी ऑटो सब्जेक्ट के पूरी डिटेल के साथ में हम कवर करने वाले हैं एनालिसिस। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको बताई जाएगी। क्लियर है गाइस? देखिए यहाँ पर जीके और करंट अफेयर को सबसे पहले हम कवर करेंगे। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन एज इट इज मिल चुके हैं, विद डिटेल यहाँ पर हमने पूरे डाले हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के साथ में बताया जाएगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, काफी हेल्पफुल आपके लिए ये रहने वाला है। बट उससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लियर है? इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, इतना सा बस आप कर दीजिए। क्लियर है? और आप बस इस वीडियो को अब देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। फाइनली आई थिंक आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लिया होगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बना है यहाँ पर, लोकायुक्त सबसे पहले कौन से राज्य में लाया गया है? लोकायुक्त सबसे पहले जो लाया गया है ये लाया गया है महाराष्ट्र में। देखिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, ये क्वेश्चन इसी तरह से था कि लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में लाया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपका था, लोकायुक्त की संस्था सबसे पहले किस राज्य में लाई गई। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो लोकायुक्त सबसे पहले जो लाया गया था ये लाया गया था आपका महाराष्ट्र में। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियमन से बहुत पहले ही कई राज्यों ने पहले ही लोकायुक्तों की संस्था स्थापित कर ली थी। देखिए लोकायुक्त की संस्था की स्थापना सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में हुई थी और ओडिशा ने इस संबंध में 1970 में अधिनियम पारित किया था। लेकिन ये जो लागू हुआ था ये 1983 में हुआ था। तो 1983 में ये हुआ था, पहले सबसे पहले कहां पर हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में। ओडिशा में अधिनियम पारित हुआ था और ये लागू हुआ था 1983 में। तो ये आपका 1983 में यहाँ पर जो कि लोकपाल की स्थापना हुई थी ओडिशा में, इसलिए महाराष्ट्र जो है 1971 वाला ये पहले नंबर पर आएगा क्योंकि सबसे पहले यहीं पर इसके ये लागू हुआ था। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त की संरचना सभी राज्यों में समान नहीं है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति जो की जाती है ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दिन आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नियुक्ति करते समय अधिकांश राज्यों में राज्यपाल या तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं उनसे परामर्श करते हैं। तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है नियुक्ति करते समय। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो समर्पित है ये भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित एक हिंदू मंदिर है। तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है आपका, भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है और कावेरी नदी के तट पर ये स्थित है। अगर बात करें इस मंदिर की स्थापत्य शैली की तो द्रविड़ वास्तुकला में यह मंदिर बना हुआ है। और किस संप्रदाय से इसका संबंध है? देखिए बृहदेश्वर जो मंदिर है तंजौर का, ये किस संप्रदाय से संबंध है रखता है? तो नयनार ये एक संप्रदाय है जिससे संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है। इसे राजा चोल, देखिए राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया था ये भी पूछा जाएगा। और कब इसकी स्थापना हुई थी, कब बनवाया गया था? तो 1010 यानी 1010 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी राजा चोल प्रथम ने। क्लियर है? और 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया था। महान चोल मंदिरों का एक हिस्सा यह है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है दक्षिण की मेरू। तो ये पूरे के पूरे जो पॉइंट हमने आपको बताए इंपॉर्टेंट लेवल के, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट में यहीं से आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, इनका नाम है। क्लियर है? याद रखिएगा, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइज, आप वीडियो जैसे कि ये वीडियो अपलोड हुआ अभी और इसके नीचे आप जस्ट आप कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं था ये था, आप करेक्ट करिएगा। तो आपसे सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करते हैं, ठीक है अच्छी बात है, हमें पता चलता है। बट अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं और अगर आपको पता चल जाते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए थे तो आप हमें जरूर से सेंड करें। नंबर आप नोट डाउन करिएगा, देखिए 7999087885 ये नंबर है, 7999087885 ये नंबर है, इनको नोट डाउन करिएगा। जैसे भी अगर एक भी क्वेश्चन आपको पता चलता है आज की शिफ्ट का तो आप एक ही क्वेश्चन हमें सेंड करें। सभी लोग अगर एक एक क्वेश्चन सेंड करेंगे तो हमें पूरा एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100% रियल क्वेश्चन मिलेंगे और उससे हमारा फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी आपका ही सबसे ज्यादा उसमें फायदा होने वाला है ताकि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस मिल पाए, सही और सटीक एनालिसिस मिल पाए। क्योंकि अगर हमें सही क्वेश्चन मिलेगा,
सटीक क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसकी डिटेल भी आपको सबसे पुख्ता और सटीक मिल पाएगी। तो सबसे ज्यादा हेल्प उसमें आपकी होने वाली है। तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन सेंड करें, पर क्वेश्चन सटीक होना चाहिए। क्लियर है? जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप जरूर से हमें सेंड करें इस नंबर पर। व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं या डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो उस आधार से आप इस पर हमें, या टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी ये नंबर अवेलेबल है, तो कहीं पर भी सेंड करें, बस आप हमें इन नंबर पर क्वेश्चन जरूर से सेंड करें ताकि हम सटीक इन्फॉर्मेशन और सटीक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? तो इनको आप जरूर से नोट डाउन करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारतीय सिविल सेवक है सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ये कब से कब तक रहे? तो 1951 से 52 और 57 में भारत के आम चुनावों की निगरानी, यानी कि देखिए ये 1951-52 में जो आम चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव, और 1957 में जो चुनाव हुए थे भारत के आम चुनाव, तो इनमें जो मुख्य निगरानी की थी ये इनके द्वारा की गई थी, क्योंकि उस टाइम पर यही मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के, और ये पहले नंबर के थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे इनसे बनना, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, इसलिए यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर आपको आपके लिए लेकर आए ताकि आपका आगे क्वेश्चन बने, आपका कवर हो जाए। देखिए, अब ये जो सुकुमार सेन थे, इनके बाद में कल्याण सुंदरम बने थे मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर हम बात करें सुकुमार सेन की, तो सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे ये, और बर्दवान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको। भारत चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है? तो गाइस यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद आर्टिकल 324 में क्या आता है? तो चुनाव आयोग का वर्णन है, चुनाव आयोग के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है। और यह फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि चुनाव आयोग का जो विवरण या फिर जानकारी मिलती है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये इसके बारे में जानकारी है? तो अनुच्छेद 324 आप याद रखिएगा, आर्टिकल 324 के तहत कार्य करता है। और अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके अलावा भारत के जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका नाम क्या है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। ये भी आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि करंट के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे, हो सकता है यह भी आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 88वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 88 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2003 में हुआ था। 88वां संविधान संशोधन 2003। अब इसमें क्या चीजें थी, क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। 88वां संविधान जो संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया, और इस संशोधन से आयकर के साथ साथ निगम कर, कस्टम ड्यूटी इत्यादि का प्रावधान किया गया। और 88वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 88वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 368 का जोड़ा इसमें गया, और इसने केंद्र सूची में भी एक नया विषय प्रविष्ट 92 का जोड़ा सेवा कर पर, जो कि रिलेटेड इससे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 89 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, 89 संविधान संशोधन, ये भी 2003 में हुआ था, और इस संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्याख्या या व्यवस्था की गई है। तो आपका 89वां संविधान संशोधन का संबंध जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहां पर है? गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी इस क्वेश्चन की कि आज मॉर्निंग में ही सुबह, यानी कि आपके दोनों फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम चल ही रहा था, उस टाइम पर ही हमने ये कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था। ये क्वेश्चन आपका आप देख लीजिएगा, अभी भी रनिंग में है वो पोस्ट कम्युनिटी पर, कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहां पर है। क्लियर है? जिन लोगों ने ये क्वेश्चन को देखा होगा उनको पता है कि ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पे एग्जाम से पहले ही डाल दिया था, और फाइनली वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड शिफ्ट में मुंबई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आप एक बार जरूर से कम्युनिटी पे चेक करिएगा, वहां पर आपको पता चल जाएगा। और करीबन 10,000 से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी कर रखा है, तो काफी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और आई थिंक सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर है? ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, पहले भी इससे क्वेश्चन बन चुका है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म की बात करें सेबी का, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है, इंग्लिश में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका होता है। क्लियर है? सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय भी है, जैसे कि अहमदाबाद में, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, और सेबी जो अधिनियम था 1992, इसके माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार इसको दिए गए थे, यानी कि शासन की जो सहमति इसको मिली थी ये 1992 में मिली थी, और स्थापना हुई थी इसकी 1988 में। तो क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आपसे पूछे जाए उसी फॉर्मेट में आपको जवाब देना है। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्लियर है? माधवीपुरी बुच, इनका नाम आप याद रखिएगा, माधवीपुरी बुच सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष है, चेयरमैन है। तो सेबी के वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर S.A. दवे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस सदी में बना था? कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था, 13वीं सदी में बना था। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित 13वीं शताब्दी की संरचना है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, इनके द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में। और ये कहां पर आता है आपका? तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क का, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में पुरी के पास कोणार्क है, यहीं पर ये मंदिर स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में आप याद रखिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी में बनाया गया था। इस मंदिर को
ब्लैक पेगोडा की भी कहा जाता है। और इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है, स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ से इंटरेस्टिंग है कि ये जो स्थल है, जैसा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, यहीं पर गाइस एक मेला भी लगता है जिसको चंद्रभागा मेला कहा जाता है। हर साल फरवरी के महीने में ये लगता है। और ये जो मंदिर है महान कलिंग वास्तुकला का एक क्लासिक चित्रण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में किसकी लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शंस थे आपके बाघ, मोर, हाथी, गिद्ध। आपका करेक्ट आंसर बाघ रहेगा। देखिए, भारत में बाघों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, तो बाघ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोजेक्ट टाइगर एक ऑपरेशन चलाया गया था और अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको चलाया गया, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और ये एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम था, ये ऑपरेशन था। इस परियोजना के पहले जो निदेशक थे ये कैलाश सांकला थे। इसके अलावा एक और चीज यहां से बनती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बता दें, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जो जन्मदाता है, क्लियर है, या प्रोजेक्ट टाइगर के जनक है, ये जन्मदाता है। कुछ भी आपसे पूछा जाए आपका सही जवाब कैलाश सांकला रहेगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जो जन्मदाता है ये कैलाश सांकला है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता या जनक कौन है, तो गैनीमेन फोर्ड, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। देखिए, जैसा कि बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बंगाल टाइगर है। और इस परियोजना का उद्देश्य इन बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कार्य करना है। तो इसके लिए ही ये प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली चलाया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था, क्लियर है, तो ये आप याद रखिएगा। यहां से एक दिन आपका क्वेश्चन भी बन चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन है? तो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली है वास्को डी गामा, इनका नाम है वास्को डी गामा। ये एक पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपी बन गया था, क्लियर है, ये पुर्तगाली था। तो ये पहला यूरोपी बन गया था, मतलब यूरोपी पुर्तगाली बातें की है। तो महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली या यूरोपी, कुछ भी कह लीजिएगा, ये बन गया था जब वह मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा था। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वो कहां पर सबसे पहले पहुंचा था भारत में? तो ये मालाबार तट पर पहुंचा था, जो कि कालीकट पर है। कालीकट और मालाबार तट एक ही है, तो यहीं पर बेसिकली ये पहुंचा था। और भारत के लिए सबसे पहले नया समुद्री मार्ग खोजने वाले पुर्तगाली ये था। भारत के लिए सबसे पहला नया समुद्री जो मार्ग खोजा था ये वास्को डी गामा ने ही खोजा था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने नाविकों को वैज्ञानिक नौवहन का प्रशिक्षण देने के लिए एक स्कूल शुरू किया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से आपके लिए, नेविगेशन के क्षेत्र में उनकी रुचि और उत्साह के कारण उन्हें हेनरी नेविगेटर कहा गया। किसको? वास्को डी गामा को। या यहाँ पर हेनरी, राजकुमार हेनरी भी आप याद रखिएगा इनके बारे में भी। बाकी नेविगेशन में क्षेत्र में उनकी रुचि को उत्साह के कारण हेनरी नेविगेटर उनको कहा गया। और 20 मई 1498 को एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, इसने केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए भारत के कालीकट ये पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा जो है ये भारत कब पहुंचा था? पुर्तगाली था एक, तो ये पहुंचा था 1498 में। और दूसरी बार ये कब पहुंचा था? तो 1501 में दूसरी बार ये भारत आया था। पहली बार आया था भारत 20 मई 1498 को। कालीकट के जो हिंदू शासक राजा थे जमोरिन, इनने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे। देखिए, ये सभी हम आपको जो बार बार बता रहे हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और इसीलिए इतनी मेहनत से आपके लिए पूरी डिटेल निकाल कर लाए हैं ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बने तो वो बाहर ना जाए। क्लियर है? काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह की डिटेल को निकालने में, एक एक पॉइंट को यहाँ पर डालने में। तो आप समझा करें चीज़ों को, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कालीकट के हिंदू राजा शासक थे ये जमेरिन, इनका सबसे पहले इन्होंने स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा का भारत में सबसे पहले स्वागत किसने किया था? तो ये किया था राजा जमोरिन ने। और 1501 में दूसरी बार भारत आया था, कन्नौर में एक कारखाना स्थापित दूसरी बार आया था, तब उसने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंबल नदी के बारे में गलत बताएं या गलत चुनिए। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपका था, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे थे और आपको चंबल नदी के बारे में गलत बताना था। तो गलत जो है चंबल नदी के बारे में वो ये है कि खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। ये गलत है चंबल नदी के बारे में, क्योंकि ये जो मिलती है ये खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये यमुना की सहायक नदी है, ये यमुना में जाकर मिलती है। क्लियर है? यमुना की सहायक नदी है ये चंबल नदी, तो ये यमुना में जाकर मिलती है, ना कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो चंबल नदी के बारे में ये पॉइंट जो है ये आपका सही जवाब रहेगा, क्योंकि ये गलत है चंबल नदी के बारे में। अब चंबल नदी की कवर कर लेते हैं डिटेल। चंबल नदी की जो उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश के महू इंदौर जिले के जानापा पहाड़ियों के सिंगार जो चोटी है, सिंगार चोटी यहाँ से हुई है। और चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस प्रकार यह वृहद गंगा जल निकासी प्रणाली का हिस्सा बनती है। चंबल नदी की लंबाई है 1024 किलोमीटर और यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रवेश करती है और मुरादगंज में यमुना में जाकर ये मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। चिंतामणि देखिए चंचितामणि या चिंतामणि के नाम से इसको जाना जाता है। सन 1939 में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ ये है और इस पुस्तक का चौथा और अंतिम जो भाग आया था ये सन 2002 में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग हुआ था 1939 में प्रकाशित।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं या पर्वत शिखर में से कौन सा हिमालय में स्थित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया। आपका तीन ऑप्शंस आपको हिमालय वाले दे रखे थे जो कि हिमालय में स्थित है, और एक ऑप्शन था आपका माउंट आबू जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। माउंट आबू जो है ये हिमालय में स्थित नहीं है। माउंट आबू अरावली जो श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, इसमें स्थित एक हिल स्टेशन ये है। माउंट आबू गुरु शिखर पर्वत जो शिखर हिमालय में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा, माउंट आबू और गुरु शिखर जो पर्वत है ये हिमालय में स्थित नहीं है। माउंट आबू अरावली श्रृंखला में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन ये है। गुरु शिखर समुद्र तल से 1772 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस चोटी से माउंट आबू क्षेत्र के दृश्य का आनंद लिया जा सकता है। क्लियर है। अब हिमालय की अगर हम बात करें, हिमालय की चोटियों की, तो देखिए हिमालय की जो शीर्ष चोटियां हैं ये एक बार नजर आपको कवर करवा दे, आगे का क्वेश्चन बने तो आपका यहाँ से डिटेल काम आ जाए। देखिए पहले नंबर पर है एवरेस्ट। एवरेस्ट इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, नेपाल तिब्बत में स्थित है। K2 8611 मीटर की ऊंचाई है, पाक चीन अधिकृत कश्मीर में है। कंचनजंगा 8598 नेपाल और भारत में है ये। और लोहेते जो इसको बोला था 8501 नेपाल तिब्बत में। मकालू 8463 नेपाल और तिब्बत में। चो ओयू ये आपका 8201 क्लियर है, नेपाल और तिब्बत। धौलागिरी ये 8167 नेपाल में है। मनासलू 8163 नेपाल में है। या हम हमको हिमालय की शीर्ष चोटियां बता रहे हैं, आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। नंगा पर्वत ये 8125 पाक अधिकृत कश्मीर में है। अन्नापूर्ण 8091 नेपाल में ये आपका आता है। ये सभी चोटियां हिमालय की। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जो जीती है ये मुंबई के द्वारा जीती गई। टीम मुंबई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 की विजेता थी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हरा दिया और 19.3 ओवर में 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई ने चैंपियनशिप के 15वें संस्करण में अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। तो इसका ये 15वां संस्करण था जो कि जीत लिया है मुंबई ने। पहली बार मुंबई ने ये ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन सलमान कहाँ के हेड यानी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान जो बनाए गए प्रधानमंत्री ये सऊदी अरब के बनाए गए। या तो आपको प्रधानमंत्री दिया रखा होगा या हेड दिया रखा होगा या प्राइम मिनिस्टर दिया रखा होगा, जो भी हो आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पर। और एक और वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं सऊदी अरब में, यहाँ के जो राजा, इस तरह से भी राजा कौन बनाए गए, इस तरह से भी वर्ड यूज होता है यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को शाही आदेश द्वारा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राजकुमार राजा सलमान के उत्तराधिकारी हैं और उनके पास पहले से ही बहुत सी शक्तियां हैं। राजकाज के रोजमर्रा के जो काम भी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ही देखते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2022-23 का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट किसे चुना गया है। तो प्रशांत कुमार को इसका अध्यक्ष चुना गया है। प्रशांत कुमार को भारतीय विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन यानी AAAI की 29 नवंबर 2022 को हुई वार्षिक आमसभा की बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और प्रशांत कुमार जो है ये वर्तमान में ग्रुप एम मीडिया यानी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के CEO हैं। और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के हितों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1945 में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी AAAI का गठन किया गया था। तो इस AAAI यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1945 में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के हितों को आगे बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑपरेशन क्लीन आर्ट किससे संबंधित है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट का जो संबंध है ये नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के से है। तो याद रखिएगा, आई थिंक यही ऑप्शन में आपको दे रखा होगा, या अगर शॉर्ट भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल चुकी है। नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया और इस अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में नेवले के बालों से बने ब्रश बरामद किए गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी कौन बन गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 था ये, और इसके परिणाम स्वरूप भारत की जो महारानी बन गई थी ये रानी विक्टोरिया बन गई थी। देखिए ये जो चीजें हुई थी, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति की विफलता के बाद में इन्होंने और भारत में सख्ती कर दी थी, किसने, ब्रिटिशों ने। तो उसी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया और परिणाम स्वरूप भारत की जो महारानी बनी ये बनी रानी विक्टोरिया। तो रानी विक्टोरिया ब्रिटेन की सम्राट थी और इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी शीर्षक के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ये समाप्त हो गया था 1857 के विद्रोह के बाद में। और 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने स्पष्ट घोषणा की कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा। 1858 के अधिनियम को भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017, ये 5वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा। देखिए
ये माफ कीजिएगा, ये 5वीं नहीं 12वीं थी। क्लियर है। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। सरकार ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% कम करने का लक्ष्य दिया था और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 में शुरू की गई थी, जो कि 5 साल तक ये चली थी, 1951 से 56 तक। क्लियर है। और जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोड डोमन मॉडल पर आधारित थी। यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है इन दोनों से, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दामोदर गणेश बापट को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? दामोदर गणेश बापट को सामाजिक कार्यकर्ता ये थे। क्लियर है, सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो इस क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला था। कब मिला था? 2018 में। देखिए, कुष्ठ रोगियों के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाले गणेश बापट को साल 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य से इनका संबंध है और छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे ये दामोदर गणेश बापट। 2019 में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, केरल कलामंडल की स्थापना कब हुई थी? केरल कलामंडल की स्थापना 1930 में हुई थी। केरल कलामंडल भरत पूजा नदी के तट पर त्रिशूर जिले के चेरुथुथरी गांव में स्थित है, जो केरल का एक डिंब विश्वविद्यालय कला और संस्कृति का केंद्र है। केरल कलामंडल की स्थापना 1930 में की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा कला और संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। और इसके संस्थापक की बात करें तो वल्लथोल नारायण मेनन इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की विशेषता क्या है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की विशेषता क्या है? अब देखिए, ऑप्शंस के आधार इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है, बिना ऑप्शंस के नहीं किया जा सकता है। बट यहाँ पर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की जितनी भी सारी विशेषताएं सारी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए। देखिए, ये 4-5 पॉइंट है, इनमें सभी विशेषता है इनकी, और ये 4-5 पॉइंट में से आपके ऑप्शंस आपको मिले हैं। क्लियर है। तो ऑप्शंस के आधार पर इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां और गहरी घाटियां स्थित हैं। इन पर्वतों के उच्च शिखरों पर लेपचा जनजाति और दक्षिण में मिश्रित जनसंख्या है, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां निवास करती है। हिमालय का यह भाग चाय उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं रखता है। कौन सा? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाला भाग, और इसलिए यहाँ चाय बागानों का पर्याप्त विकास हुआ है। तो ये पॉइंट थे, इन्हीं में से आपको ऑप्शंस मिले होंगे, आप क्लिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? सही जवाब रहेगा आदित्य मित्तल। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मापदंड हासिल करने होते हैं। करने के लिए अतिरिक्त लाइव रेटिंग में 2500 यानी 2500 ELO अंकों को हासिल करने की आवश्यकता होती है, तभी वो ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। तो भारत के 77वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है, शतरंज ग्रैंड मास्टर, यह है आदित्य मित्तल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रामदरस मिश्र की रचना कौन सी है इनमें से? देखिए, इनकी जो रचना थी वो आपको ऑप्शंस में दे रखा होगा। अब यहाँ पर सारी इनकी रचनाएं डाल दी है, इनमें से आपको ऑप्शंस मिला होगा। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस, परिवार, बचपन भास्कर का, एक बचपन यह भी, एक था कलाकार। ये कुछ रचनाएं हैं इनकी, और इन्हीं में से आपको ऑप्शंस मिला था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंदो घोष, इनका नाम है। लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया एक दार्शनिक लेखन है। इसे 1939 में प्रकाशित किया गया था, और यह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास से संबंध रखता है। तो अरविंद घोष आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा ताप्ती नदी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन ताप्ती नदी से था। आज करीबन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं नदियों, या फिर मध्य प्रदेश से अगर हम कहें तो सीधे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से काफी कम क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, साइंस को फटाफट कवर कर लेते हैं। बट उससे पहले बता दें, हमारी टेस्ट सीरीज है पटवारी की स्पेशल, इसके अलावा जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड की, MPSI की, MPPSC की टेस्ट सीरीज है। ये हमारी करंट MP करंट अफेयर 2022-23 सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। और ये MP पटवारी की टेस्ट सीरीज ऑनली 99 में मिल रही है। 299 की टेस्ट सीरीज है। अगर आपकी एग्जाम अभी नहीं हुई है और आपने अभी तक टेस्ट नहीं लगाया तो जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्लियर है। और 6 मंथ की वैलिडिटी है। अगर अभी भी आप कर लेते हैं तो आपकी बाकी की जो और भी एग्जाम आने वाली है वो भी इसमें कवर हो जाएगी। पटवारी इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देंगे, कंप्लीट डिटेल आपको वहीं पर मिल पाएगी। साइंस का पहला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, बुझा हुआ चूना किस क्रिया से प्राप्त होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की क्रिया से बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लो के साथ जलता है और कौन से पाउडर में परिवर्तित हो जाता है? तो सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो ये कैल्शियम है। इसके अलावा वायरस से क्वेश्चन बनाए हैं आपसे, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत से क्वेश्चन आया था आपका, आवर्त सारणी से क्वेश्चन बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन पूछा गया, रासायनिक सूत्र भी पूछे जा रहे हैं, पाचन तंत्र के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अगर हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में Ctrl+R का क्या कार्य होता है? तो स्क्रीन के दाईं ओर टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए Ctrl+R दबाया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें
अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को शो करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो F5 का यूज करते हैं। सीपीयू से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, एमएस वर्ड से क्वेश्चन बनाए, इंटरनेट से क्वेश्चन बनाए, एंटीवायरस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन बनाए, शॉर्टकट की से क्वेश्चन बनाए है आपका, मेमोरी से क्वेश्चन बनाए, पावर पॉइंट से क्वेश्चन जैसा कि हमने बताया बना है, नेटवर्किंग से, एमएस एक्सेल से भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये चुनिंदा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में डेली वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें अगर हम हिंदी में, तो हिंदी में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हास्य रस कौन सा है, इस तरह से अलंकार से क्वेश्चन बने, पेरा जंबल वाले क्वेश्चन हिंदी में देखने को मिले, लोकोक्तियां, शुद्ध वर्तनी, विलोम शब्द, संधि और समाज से क्वेश्चन बने, वाच्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तत्सम तद्भव, रचनाएं, अशुद्ध शुद्ध वाक्य, मुहावरे, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, अलंकार, इन सभी टॉपिकों से आपके एग्जाम में हिंदी में भी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं और लगातार फर्स्ट दिन से ही यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं और इन सभी पर आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए क्योंकि आपको काफी अच्छा टाइम मिल चुका है अभी तक, क्योंकि एग्जाम चलते चलते कितने दिन हो गए, करीबन 1 महीना होने वाला है, तो आपको काफी अच्छा टाइम मिल चुका है। इतने में तो आप अच्छे से कमांड आई थिंक आप सभी ने इन पर कर ली होगी। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है SLR का पूरा नाम क्या है, तो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोला जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात इसको बोला जाता है, इसका ये फुल फॉर्म है। विपणन से क्वेश्चन बनाए, नियोजन से, कथन, इसके अलावा नियंत्रण वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले, कंट्रोलिंग वाले, परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन, संगठन, मार्केटिंग से क्वेश्चंस आपके लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रबंधन वगैरह और भी जो टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। इंग्लिश में बात करें, ईरर वाले क्वेश्चन से, आइटम्स प्रेसेस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पेरा जम्बल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन मिल रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, सेंटेंस करेक्शन वाले, मिस स्पेल्ड, सिनोनियम से क्वेश्चन आ रहे हैं, एंटोनियम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें मैथ्स में गाइस, तो मैथ्स में क्वेश्चन मिला है 2, 4, 16, 53, एक्स में एक्स का मान क्या होगा, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। क्लियर है। बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया, पाई चार्ट से आपके क्वेश्चन बने, चाल दूरी से क्वेश्चन बने, समय कार्य से क्वेश्चन बने, संख्या पद्धति आपकी पूछी गई, अनुपात से क्वेश्चन बनाए, लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछे गए, औसत से, सरलीकरण, SICI से, प्रतिशत से, मिश्रण, क्षेत्रमिति, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं चुनिंदा जहां से लगातार आपके एग्जाम में पहले दिन से ही क्वेश्चन बन रहे। तो याद रखिएगा इन सभी पर आपको काफी अच्छी कमांड करके रखनी है। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको मैथ्स और रीजनिंग पर ही करना है क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से आपको स्कोर करना है और यहीं से आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। बाकी और किसी में तो आउट ऑफ सिलेबस भी जा सकता है, बट ये यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं ये डेली वाइज यहीं से आ रहे हैं, इसमें कोई पैटर्न चेंज होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, तो इन पर आप अच्छे से कमांड करके रखिएगा। क्लियर है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आकृति से क्वेश्चन बने, नंबर सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से, अल्फाबेट सीरीज से, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, 5 से यानी डाइस से क्वेश्चन बने, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बने, कैलेंडर से क्वेश्चन बने, दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। तो पूरा का पूरा पेपर आपके सामने रख दिया, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, पूरा का पूरा एसिडिस आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आए नया वाला वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, आप एक बार जरूर से डेमो चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा और स्पेशल ऑफर यहाँ पर चल रहा है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिले, टेलीग्राम को, एप्लीकेशन को, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा इनको, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये स्टेप फॉलो आप करेंगे आसानी से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।